आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपकी अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम मॉडल पेपर 6 नंबर का जो मॉडल पेपर है उसकी हम बात करने वाले हैं। रीट की जो मुख्य परीक्षा है 2026 जनवरी के अंदर होने जा रही है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए आज हम मॉडल पेपर 6 नंबर की बात करने वाले हैं और हम हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है वो कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, असुमेलित युग्म है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुश महल उदयपुर में, सुख महल बूंदी में, आंतरडी की छतरियां भीलवाड़ा में, सप्त गोमाता का मंदिर रेवासा सीकर में, कौन सा है वो सही नहीं है, ये हमें पूछा है। तो आंतरडी की छतरियां भीलवाड़ा के अंदर है, ये सुमेलित नहीं है। इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ का किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? परवन नदी, लूणी नदी, चंबल या जोजड़ी? तो शेरगढ़ का जो किला है वह परवन नदी के किनारे स्थित है और बारां जिले के अंदर स्थित है। अटरू तहसील है, वहाँ पर ये बना हुआ है। इसका निर्माण कहा जाता है कि नागवंशीय शासकों के द्वारा किया गया था और यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर सर्वनाग और उसकी रानी यानी कहा जाता है कि देवी के पुत्र देवदत्त के द्वारा एक बुद्ध विहार और मठ बनवाया गया था। एकमात्र ऐसा दुर्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 में एक जैन सृष्टि धर्नक ने करवाया था। इसका निर्माता और सूत्रधार कौन था? देपाक, राजगुरु, नाथा, चक्रपाणी? तो यह देपाक पहला ऑप्शन है वो इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया? बीकानेर के अंदर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था और यह कब बनाया गया? 26 जनवरी 1944 को, 26 अक्टूबर 1945 को, 26 अक्टूबर 1944 को या 26 जनवरी 1945 को? तो यह अक्टूबर महीने के अंदर 1944 के अंदर है वो मनाया गया था। 26 अक्टूबर 1944 को मनाया गया था। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट? प्रो एच.डी. सांकलिया, एच.डी. यानी धीरजलाल सांकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुचामन नागौर में, पंचमद्रा बाड़मेर में, बस्सी जयपुर में या कालाडेरा जयपुर में? भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र है वो कहाँ पर? तो ये बाड़मेर के अंदर, पंचमद्रा के अंदर किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, ज्योतिषीय व खगोलीय घटनाओं की सटीक गणना देने के लिए देश की सबसे बड़ी वेधशाला जंतर मंतर यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 को कल्चरल हेरिटेज श्रेणी में विश्व धरोहर सूची में दर्ज कर लिया गया। बिल्कुल सही है। अगला है ऑप्शन, विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला जंतर मंतर देश का 28वां और
यानी सांस्कृतिक में 23वां और 5वां प्राकृतिक श्रेणी के अंदर स्मारक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंतर मंतर विश्व की सबसे बड़ी स्टोन ऑब्जर्वेटरी है, बिल्कुल यह भी सही है। जंतर मंतर राजस्थान का पहला एस्ट्रोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है। एस्ट्रोलॉजिकल मॉन्यूमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन्हें चारों ऑप्शन है वो सही है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर 4 प्रश्न हैं वो छपे हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पंचभद्रा बाड़मेर रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना को कब पूरा किया गया? अक्टूबर 2026, अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर 2024 में? कब पूरा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2022 में इसको पूरा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा स्क्रीन पर, ताम्ररस का उत्पादन देश में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटक में या राजस्थान में? सबसे ज़्यादा हम तांबा एस की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है होता है और राजस्थान का स्थान है वो दूसरा है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भील का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, घोड़ा, तीर या तीर चलाने वाला व्यक्ति। भील का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तीर चलाने वाला व्यक्ति है वो होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। पहले हमें प्रश्न को देखना, उसके बाद हमें उनके कूट का चयन करना है। घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है, कौन सा स्थान है यह पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। घनत्व की दृष्टि से हम राजस्थान के अंदर राजस्थान की बात करते हैं तो कौन सा स्थान है? लगभग 18वां स्थान। घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान बिल्कुल 18वां स्थान है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर स्थान है वो कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 19वां स्थान है। इस प्रकार चौथा, दूसरा, महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, 27वां स्थान पर हम आते हैं तो 27वां स्थान तीसरे पर है। और जनसंख्या, राजस्थान का जनसंख्या के आधार पर 8वां स्थान हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार 4 2 3 1 4 2 3 1 यानी 4 2 3 1 जिस भी ऑप्शन में है आप इसका मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है? 4 हेक्टेयर से अधिक तथा 10 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि को मध्य जोत कहते हैं। अगला ऑप्शन है 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को वृहत जोत कहते हैं। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन NMMP वर्ष 2012-13 में प्रारंभ किया गया। जोधपुर में वर्ष 1988 में रिमोट सेंसिंग सेंटर स्थापित किया गया। तो कौन सा इसके अंदर हमें असत्य कथन है वो हमें पूछा है। तो 2012-13 में प्रारंभ किया गया था, यह गलत है क्योंकि 2012-13 में नहीं 2009-10 के अंदर इसको प्रारंभ किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है, जयपुर है, अलवर है या नागौर है? सबसे ज़्यादा जो अनाज प्राप्त करते हैं जिसे हम राशन कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला जिला है वो कौन सा है? जयपुर है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिट्टी एक प्रकार, एक तरफ जलवायु प्रदेश है वो दे रखे हैं। एरिडोसोल शुष्क और अर्ध शुष्क के अंदर आती है, बिल्कुल सही है। एनीसे
टिसोल्स अर्धशोषक आर्द्र के अंदर आती है। एल्फी सोल्स है उपाद्र आंध्र के अंदर आती है, और वर्टिसोल्स है आंध्र और अतिसोल्स के अंदर आती है। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना 1980 में, 1979 में, 1982 में या 1983 में कब की गई थी? 1980 के अंदर इसकी स्थापना है वो की गई थी। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1980 के अंदर। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या अजमेर में? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यह एक जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क बोलते हैं। 1987 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और यह कब है वो हुआ था? तो उदयपुर के अंदर 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है ये आप सभी के सामने, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना नहर की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में, 2006 में, 2004 में या 2000 के अंदर? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी नहर की शुरुआत है वो 2002 के अंदर हुई थी। नाबार्ड के द्वारा वित्तीय सहयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती? हाँ और नहीं को सबसे पहले में ध्यान में रखना है। लूनी, साबरमती, माही या बनास? कौन सी नदी है वो अरब सागर के अंदर अपने जल को नहीं ले जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये साबरमती है वो कौन सी नहीं ले जाती? अच्छा ये पूछा हमें, निम्न में कौन सी नदी जल भराव की तरफ अपना अरब सागर के अंदर है वो नहीं ले जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनास नदी है वो नहीं ले जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती? हमें दक्षिण पश्चिम की बात है वो कर रहा है। दक्षिण पश्चिम की हम बात करते हैं, यह उत्तर आ गया। दक्षिण और पूर्व और पश्चिम यानी इस साइड की हमें जो मानसूनी हवाएं चलती है उससे हमें कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा हमें दक्षिण पश्चिम के आने वाली बारिश से ही होता है। तो लगभग 80 से 90% तक है वो वर्षा हमें यहाँ से मिलती है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से उठती है और आके दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमें मानचित्र के अंदर सबसे पहले देख लेना 1 नंबर, 2, 3 और 4। हमें मानचित्र में क्या पूछा है? उक्त मानचित्रों गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है। कहने का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ जो मानचित्र के अंदर दिए गए हैं हमें उनको अंकित दी गई क्रमांश, इनका सही क्रम हमें बताना है। पहले क्रम के अंदर कौन सा है, दूसरे में कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले सिलोन है, कोणा है, कटार है, कोणा, कटार, सिलोन, बोरकुंड, कटरा, कोणा, बोरकुंड, सिलोन, सिलोन, कोणा, कटरा, बोरकुंड, बोरकुंड, सिलोन, कटरा। तो हमें सिलोन, कोणा, कटरा और बोरकुंड, कोणा है वो गंगानगर के अंदर है, गंगानगर के अंदर। बोरकुंड की हम बात करते हैं तो यह बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और सिलोन की हम बात करते हैं तो सिलोन है वो राजाखेड़ा तहसील है धौलपुर के अंदर।
धौलपुर, और एक कटारा बच गया, कटरा है वो जैसलमेर के अंदर है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरु प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुरु प्रदेश की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ, मध्यमिका, विराटनगर, शाकंभरी। कौन सी कुरु प्रदेश की राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की अलग विधानसभा थी जिसका क्या नाम था? स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग विधानसभा थी जिसका नाम क्या है? यह हमें पूछा गया। धारा सभा, प्रतिनिधि सभा, अजमेर विधानसभा, अजमेर कांग्रेस सभा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये धारा सभा के नाम से जानी जाती थी। धारा सभा में कुल 30 सदस्य थे, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? 26 जुलाई 1942 को, 30 जून 1940 को, 20 जुलाई 1941 को, 26 अगस्त 1950 को। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है वो 26 जुलाई 1942 को मनाया गया था। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुंवर मदन सिंह के द्वारा स्थापित संस्थान है। कुंवर मदन सिंह के द्वारा स्थापित कौन से? प्रेमाश्रम, प्रेरणालय, ब्रह्मचर्य आश्रम 1 व 3। कुंवर मदन सिंह ने प्रेमाश्रय की स्थापना की और ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। इस प्रकार पहला और तीसरा यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत की राजराजेश्वरी की पदवी धारण करने के उपलक्ष्य में लॉर्ड लिटन के द्वारा दिल्ली में 1877 में लगाया गया दरबार कहलाया था? राजेश्वरी दरबार, महारानी दरबार, विक्टोरिया दरबार या केसरी दरबार? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या दरबार के नाम से जाना जाता था? केसरी दरबार के नाम से जाना गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालोतरा बाड़मेर के किस कलाकार का संबंध कटार छिंट, रंगाई व छपाई से है? मोहम्मद अनवर खान, जगमोहन छिंपा, मोहम्मद यासीन छिंपा, कैलाशनाथ राठौड़। बालोतरा बाड़मेर किस कलाकार के संबंध कटार छिंट यानी रंगाई व छपाई से संबंध है वो रखता है? तो मोहम्मद यासीन छिंपा रखता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर बुटाड़ शैली अलवर शैली का प्रधान रंग कौन सा? हरा है, पीला है, लाल है या काला है? जयपुर और अलवर शैली है उसका प्रधान रंग है वो कौन सा है? तो उसका हरा रंग प्रधान है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तलब किस आभूषण का उपनाम है? बोर का है, रकड़ी का है, झुमका या सरी का? तलब किस आभूषण का उपनाम है ये पूछा है, तो बोर आभूषण है। बोर पहनने के लिए मेरे अंदर तलब सी जग जाती है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्धि के आधार पर निम्न में से कौन सा अश्वमेलित है? सलोम्बर की चुंडावत शाही पगड़ी, कनोड़ों की मांडव शाही पगड़ी, बनेड़ा की जसवंत शाही पगड़ी, भैंसरोड़गढ़ की मान शाही पगड़ी। प्रसिद्धि के आधार पर कौन सा? अच्छा, सुमेलित नहीं, हमें गलत कथन का चयन है वो करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनेड़ा की जसवंत शाही पगड़ी ये गलत कथन है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। साथियों, आप सभी को एक बात मैं बता देता हूँ कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन, और इसके ऊपर रीट मेंस हिंदी मॉडल पेपर है वो शुरू किए गए हैं। आज का हमारा लगभग 6ठा मॉडल पेपर है। पहले 5 मॉडल पेपर हमने करवा दिए हैं। और मैं आपको एक खुशी की बात बताता हूं कि हमने रीट परी के मॉडल पेपर है वो लगभग 30 मॉडल पेपर करवाए थे, और पूर्व के अंदर प्रश्न है वो करवाए थे। 2 पहले के रीट के अंदर आए हुए प्रश्न थे उनको हमने प्रश्न पत्र हल किया था। उसमें से लगभग
110 प्रश्न है वो हमारे ज्यों के त्यों पढ़े थे, थोड़ी सी लैंग्वेज है वो चेंज हुई थी। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हम मॉडल पेपर बनाने के लिए कम से कम 2 से 1.5 महीनों लगा है और हम पूरा एनालिसिस करके मॉडल पेपर बनाए हैं। तो आप साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न नंबर 30 है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण 1992 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले कैलाश सांकला का जन्म राज्य के किस जिले के अंदर हुआ था? ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र के अंदर इनको पद्मश्री मिला हुआ था 1992 के अंदर। यह कौन से जिले से? ये पूछा जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से, सवाई माधोपुर से। यह कौन से? जोधपुर जिले से हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध ओरण है? सालासर का ओरण चूरू, लोहारगल ओरण झुंझुनू, जीण माता ओरण सीकर, इनमें से कोई नहीं। शेखावाटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध ओरण कहाँ का है यह हमें पूछा है, तो ये जीण माता का ओरण है, सीकर के अंदर उसका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बांग सुनावे कर्ण को बहरा नाही करीम कथन किसका है? रामचरण जी का, कबीर जी का, संत पिपा जी का, कल्लू खां का। ये कथन है, प्रसिद्ध कथन है और यह रामचरण जी का कथन है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेवासा सीकर में, स्वाप जोधपुर में, उदयपुर वाटी झुंझुनू में, किणसरिया नागौर के अंदर केवाई माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? यह किणसरिया नागौर के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सुशीर वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती है? अलगोजा में, शहनाई में, बांसुरी में या पुंगी के अंदर? तो यह अलगोजा के अंदर 2 बांसुरी एक साथ लेकर के 2-2 छेद यानी 4-4 छेद नाक के अंदर लेकर के बजाई जाती है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संग्रहालय में प्रदर्शित बंदरवाल का निर्माण किसने करवाया था? बंदरवाल का निर्माण किसने करवाया था? दुर्गादास ने, भगवान लाल ने, मेहराब खान ने, जमनालाल अग्रवाल ने। किसने करवाया था? तो भगवान लाल ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह त्योहार जिस पर ढूंढ बांटा जाता है? होली पे, दीपावली पे, रक्षाबंधन पे या गणगौर पे? होली के ऊपर ढूंढ है वो बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, कोलायत नामक स्थान के ऊपर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला किस तिथि को भरता है? चैत्र माह की अष्टमी को, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को? तो यह कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर के अंदर भरता है। तो दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्यात एक क्या संस्कृत भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है, मारवाड़ी भाषा का शब्द है या मेवाड़ी भाषा का शब्द है? तो ख्यात एक संस्कृत भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है? कमाल, जुमला, जुमली या झमाल? काव्य का मात्रिक छंद है। अच्छा, राजस्थानी के अंदर काव्य का एक मात्रिक छंद है वो जमाल के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य कथन है, इनमें हमें जो सही नहीं है उसको छांटना है। विस्तृत स्पष्टीकरण को मर्ष्या कहते हैं? नहीं, स्पष्टीकरण को मर्ष्या कैसे कहते? मरे हुए के ऊपर गीत गाते हैं उसे मर्ष्या कहते, तो यही हो गया। गद्य पद्य लिखी गई तुकांत रचनाओं को दवा वेत कहते हैं। तुकांत रचना है उन्हें दवा वेत, बिल्कुल सही है। संत महात्माओं का जीवन परिचय जिस पदबंध रचना में मिलता है उसे राजस्थानी भाषा में प्रच्या कहते हैं, बिल्कुल सही है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों प्रकाश नाम जन, बिल्कुल सही है। कृतियां प्रकाश के नाम से इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो गलत है और गलत में पूछा है। अगले प्रश्न की ओर अब हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्न हैं वो आ गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी हमने क्रम के हिसाब से प्रश्नों का, जिस तरीके से अधीनस्थ बोर्ड हमें प्रश्नों का
चयन करता है श्रृंखला, उसी तरीके से हमने प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है। प्रश्न है, उपयोगकर्ता जिस वेबसाइट पर सामग्री साझा कर सकता है वह क्या कहलाती? इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, इनमें से कोई नहीं, तो सोशल मीडिया कहलाती है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है? निजता का क्या अर्थ है? सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर किसी व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों की सूचना, अधिकृत व्यक्ति को डाटा के उपयोग का अधिकार होना, किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा का उपयोग होता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किसके द्वारा किया गया था? DRDO, IITS, DEITY, इनमें से कोई नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डाइट के द्वारा, DEITY के द्वारा इसका समन्वय किया गया। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो कहा जाता है? इनपुट उपकरण को, CPU को, आउटपुट उपकरण को, इनमें से कोई नहीं, तो CPU को दिमाग है वो कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी की कंप्यूटर शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करने वाला, गणना करने वाला, तेज चलने वाला या जोड़ने वाला, तो यह गणना करने वाला होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हमारे पास मनोविज्ञान के प्रश्न है वो आ गए हैं, तो मनोविज्ञान के प्रश्न है वो करने वाले हैं। अभिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्षेत्र अधिगम सिद्धांत पे, क्रिया प्रसरण अनुकूलन पे, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पे, या परंपरागत अनुबंधन? अधिकर्मित अधिगम, हम अधिकर्मित अधिगम की बात करते हैं तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, निम्न में से कौन सी समायोजना समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थी को करना पड़ सकता है? उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों के द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, माता पिता के द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, सभी विकल्प सही है। क्या पूछा मैं? समायोजन समस्या, और वो भी प्रतिभाशाली बच्चों को करनी पड़ सकती है, यह पूछा है, तो सारी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद उपागम का प्रकार है? सामाजिक, समालोचनात्मक, संवेगात्मक, नैतिक स्वमूल्यांकन। निर्माणात्मक की हम बात करते हैं तो ये स्वमूल्यांकन हो गया, संवेगात्मक, और यह सामाजिक होता है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है? तूफान काल, कठिनाई का काल, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल, सामान्य काल। तो तूफान का काल, तूफान की अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? आत्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, बाधा का निवारण करना, या निर्णय लेना। तनाव को कम करना है हमें, तो उसके लिए कौन सी होगी? आत्मसातीकरण हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CAT किसके लिए तैयार किया गया है? CAT किसके लिए है? 40 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, 3 से 11 वर्ष की आयु के लिए, 25 से 30 वर्ष के लिए, 60 से 80 वर्ष के लिए। 3 से जो 11 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए CAT का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बिने का, स्पीयरमैन का, गार्डनर का, या स्टेनबर्ग का? यह विश्वसनीय है, यह विश्वास है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है निम्नलिखित में से, तो यह किसका है? स्पीयरमैन का, बिने का, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह स्पीयरमैन का कथन है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आईक्यू के विपरीत सांविगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व संरचना देती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं? ये पूछा, बिल्कुल देती है। सांविगिक बुद्धि एवं इकाईगत अक्षमता संबंधित परंतु मान बुद्धि से स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं हो सकती। मेयर स्केल सांविगिक बुद्धि को मापने का उपकरण है। मेयर स्केल है वो सांविगिक बुद्धि को मापने का एक स्केल है, बिल्कुल सही है। संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में तो नहीं हो सकता, शारीरिक परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे, एल थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। नैतिकता के हम सिद्धांत की हम बात करते हैं तो यह किसके द्वारा दिया गया था? नैतिकता की बात जीन पियाजे भी करता है और कोहलबर्ग भी करता है, तो इसके अंदर हम जीन पियाजे और कोहलबर्ग यानी ए व 3 दोनों को हम कहेंगे, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमान्य होता है? स्थिर अंतराल शेड्यूल, स्थिर अनुपात शेड्यूल, चर अनुपात शेड्यूल। सभी में समान रूप से पूर्वानुमान्य पुनर्बलन में शेड्यूल पुनर्बलन सबसे कम पुनर्बलन की हम बात करते हैं तो यह चर अनुपात शेड्यूल होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं, पंजीकीय शिक्षा विभाग परीक्षाओं द्वारा निम्न में से किस परीक्षा का आयोजन नहीं? अच्छा, इनमें से कौन सा है शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षाओं का आयोजन है वो नहीं करता है? संगीत प्रकार परीक्षा करता है, संगीत भूषण परीक्षा करता है, शिक्षक प्रशिक्षण एसटीसी की करता है, लेकिन बीएड की परीक्षा की नहीं कर सकता, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रधान कार्यालय है जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या उदयपुर के अंदर? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल प्रधान कार्यालय जयपुर के अंदर स्थित है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा किस वर्ष तक 100% सकल नामांकन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? वर्ष 2026 तक, वर्ष 2015 तक, 2017 तक या 2020 तक? तो किस वर्ष तक है वो 100% नामांकन दर है वो निर्धारित की गई थी? तो यह 2017 तक की गई थी, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, नई शिक्षा नीति के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? यूपीएससी, NCERT, CCT, UGC? तो यह NCERT के द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिड डे मील स्कीम को सितंबर 2021 से किस नाम से जाना जाता है? PM पोषण स्कीम, RM पोषण स्कीम, CM पोषण स्कीम, DM पोषण स्कीम? तो यह PM पोषण स्कीम के नाम से जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग का नहीं है? अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता का प्रसार एवं बढ़ावा देना, इनमें से कौन सा प्राथमिक शिक्षा विभाग का काम है वो नहीं है? ये तो है प्रारंभिक शिक्षा में संबंधित नीतियों का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन करना, ये भी है प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार एवं करना, उक्त में से कोई नहीं, तो यह सही है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ये इसका हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, परियोजना परिचालन समिति SIQE अध्यक्षता करता आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर का आयुक्त करता है, बिल्कुल यही हो इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं।
अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। धारा 2, धारा 10, धारा 21, धारा 22। धारा 21 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का गठन है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है। व्यावसायिक शिक्षा की बात है वो करता है 5वीं से, दूसरी से, छठी से या 7वीं से। तो यह छठी कक्षा से बात है वो करता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह का काम निर्धारित घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48। तो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन आधारित प्रगति का लेख कहलाता है विद्यालय का मानचित्रण, कार्यकारी लेखा अभिलेख, छात्र संचयी अभिलेख। सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन होता है उसका प्रगति का जो लेख है वो क्या कहलाता है? छात्र संचय अभिलेख कहलाता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क प्रवेश के लिए कक्षा अनुपात आयु संबंधी पात्रता कितनी है? अगर हमें निःशुल्क प्रवेश करना है तो कितनी निर्धारित की गई है? 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, 4 वर्ष या उससे अधिक परंतु 10 वर्ष से 7 वर्ष तक, केवल 5 वर्ष तक का बच्चा, इनमें से कोई नहीं। 5 वर्ष का होना चाहिए, उससे अधिक की हम बात करें लेकिन 7 वर्ष से कम होना चाहिए। 7 वर्ष तक का बच्चा है वो चल सकता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने जिला स्तर पर नियामक एवं विकास सात कार्यों में पृथक्करण की सिफारिश की गई? विकास कार्यों में अलग सिफारिश है वो करता है, यह पूछा है। दंतवाला समिति, हनुमंत राव समिति, प्रशासनिक सुधार समिति, जीवीके राव समिति। तो इसके अंदर प्रशासनिक समिति सुधार आयोग है ये अलग है। तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य निर्धारित किए गए हैं? नगरीय निर्धारण, उपचयन 12वीं अनुसूची के अंदर कौन से नगरों के लिए है? सबसे पहले हम नगर की बात करते हैं, इसके अंदर 28 विषय आते हैं। ग्रामीण की हम बात करें तो इसके अंदर 29 विषय आते हैं। 12वीं अनुसूची है, इसकी 11वीं अनुसूची है। तो ये हमें ध्यान है वो होना चाहिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्धारण तो होना चाहिए। आर्थिक सामाजिक विकास योजना होनी चाहिए। चरम शोधनशाला का विकास विनिमय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नगरीय वानिकी के नीचे दिए गए नगरीय वानिकी होनी चाहिए। तो चारों ऑप्शन है वो इसका सही। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संथानन समिति या जीवीके राव समिति? सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अंदर हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 को, अप्रैल 1950 को, नवंबर 1949, नवंबर 1950, अप्रैल 1949 को हुई थी। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। अच्छा, मुख्य सचिव का चयन है वो किसके द्वारा है वो किया जाता है? तो मुख्यमंत्री करता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नई औद्योगिकी व निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की गई थी जून 2011 में, जून 2012 में, जून 2010 में, जून 2013 में? नई औद्योगिक नीति की बात कर रहा है, कब हुई थी? 2010 के अंदर, जून 2010 के अंदर हुई थी। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला बायो प्लांट कहाँ यानी CNG कहाँ पर है स्थापित किया गया है? सीतापुरा जयपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में, बस्सी जयपुर में, सांगानेर जयपुर के अंदर कहाँ पर है पहला बायो
प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो दुर्गापुरा जो जयपुर है वहाँ पर है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में बयाना के किले में राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ के निर्माण करवाया जाने का उल्लेख मिलता है। यहाँ भीमलाट नामक स्तंभ स्थित है। बयाना जिले के अंदर स्थित है। धौलपुर में, भरतपुर, करौली और स्वयं मोदपुर। तो यह भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। पहला विजय स्तंभ है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये देना है कि दूसरा विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया, वह कहाँ पर करवाया। जो भी सबसे पहले उत्तर देगा उसका हम कमेंट बॉक्स के अंदर नाम है वो घोषित करेंगे। अगला प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना है वो कब की गई थी? 1954 में, 1984 में, 1974 में, 1964 में। तो 1964 के अंदर है वो की गई थी। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निरोगी राजस्थान अभियान दिसंबर 2019 कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जयपुर में, अजमेर, जोधपुर में या बीकानेर से? कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यह जयपुर के अंदर सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोडाउन को IUCN को रेड डाटा लिस्ट में किस श्रेणी के अंदर रखा गया है? ऐसे गोडाउन की बात कर रहा है। शबुदे, संकटापन, गंभीर संकटापन, इनमें से कोई नहीं। तो यह संकटापन श्रेणी के अंदर, गोडाउन गंभीर संकटापन श्रेणी के अंदर आता है, लुप्त प्राय मानी गई है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण, सम्मत भाषा, उपयुक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति की हम बात करते हैं तो क्या जरूरी है? सबसे पहले गोडाउन के बाद हम हाँ बिल्कुल गंभीर संकटापन। छात्र की जो मौखिक अभिव्यक्ति है वह सभी के अंदर आएगा। शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, गति भी होना चाहिए, व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। श्रवण कौशल हमें सुनना है तो व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली। खेल प्रणाली काट सकते हैं। खेल प्रणाली को हमें काट देंगे तो सुनने का सबसे उत्तम साधन है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए तुलना, गीत प्रणाली, खेल प्रणाली। श्रवण कौशल को हम विकसित कर रहे हैं तो व्याख्या प्रणाली है वो इसके अंदर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व इनमें से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूर्व पुस्तक को, ब्लूप्रिंट को, पाठ्यपुस्तक, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न पत्र हम निर्माण करते हैं सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट का निर्माण करेंगे तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वे दृश्य सामग्री नहीं है। छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र या ड्रामा। सर्वे सामग्री नहीं। सर्वे और दृश्य यानी सुनना और देखने वाला जो नहीं है वह छायाचित्र नहीं है, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक व्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। विद्यालय, पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम। मौखिक व्यक्ति सबसे पहले हम करेंगे तो वाद विवाद के द्वारा सबसे उत्तम है वो माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता। तो मूल्यांकन के सभी गुण है वो होने चाहिए। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजकल विद्यालय में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट बोर्ड कक्षा शिक्षण में सहायक है। स्मार्ट बोर्ड किसके अंदर आएंगे? सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो सुन और सर्वे दृश्य साधन यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है। बालकों का मेधावी होना, बालक का नटखट होना, बालक में हीन भावना, बालक के प्रारब्ध के कारण। बालक पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है वो बालक का हीन भावना होता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल की संख्या होती है।
5 है, 4 है, 3 है या 10 है? तो 4 होते हैं। LSRW ये 4 कौशल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है, यानी कोई भी काम की नहीं है? डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मोंटेसरी प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली। किसकी हम बात करते हैं? भाषा शिक्षण के अंदर प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं, प्राथमिक विद्यालय के अंदर ऐसी कौन सी विधि है जो व्यर्थ मानी गई है? तो यह डाल्टन प्रणाली है, वो मानी गई है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम हिंदी विषय के प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण। ये श्रृंखला आप सभी के लिए शुरू की गई है। आपको बस इतना करना है कि आपके साथियों के साथ इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणि, दामोदर, मुक्त पुरुष। केशव है, चक्रपाणि, दामोदर, लेकिन मुक्त पुरुष है वो नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है? कमलेश बिल्कुल है, कमलेश है। कमलाकांत है, कमलापति है, लेकिन कमलासन है वो विष्णु का कौन सा पर्यायवाची है? विष्णु का नहीं है, कमलासन है वो नहीं है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ब्रह्मा का है वो। पहला इसका ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? नभ है, शैल है, भूधर है और नग है। कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं? नभ है, नभ गगन का, आकाश का इसका प्रतीक है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? प्रशस्तर, उपल, पशम और पाहन। पत्थर का पर्यायवाची है इनमें से कोई नहीं, तो पशम नहीं है और सभी हैं, ये नहीं है। यह भी है, प्रशस्तर है, उपल है, पाहन है, लेकिन तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ शब्द का हमें विलोम पूछा है। नभ है, अज्ञ है, अभिज्ञ है, अतिभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द हमें पूछा है, तो अभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाता है। तीसरा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक के संबंध नहीं है? भाग्य, चिहन, गोद या शब्द। कौन सा अंक का अनेकार्थी शब्द है, इनमें से कौन सा है? अर्थगत की दृष्टि से हमें पूछा है, कौन सा संबंध है वो नहीं रखता है? तो अंक है, एक भाग्य होता है, चिन्ह होता है, गोद, लेकिन शब्द नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये आप सभी के सामने, किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? लुटेरा, थानेदार, यादगार, तोपची। तो कौन सा प्रत्यय है जिसके अंदर है विदेशी का नहीं हुआ? लुटेरा है, लूट प्लस एरा, इसके अंदर नहीं हुआ। इसके अंदर थानेदार, यादगार, तोपची, ची प्रत्यय है, तो इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द है तत्सम नहीं है? कदली, कर्ण, कर्ण और कंगन। कंगन कौन सा तत्सम शब्द है? वो नहीं है। कदली है, कर्ण है, कण है, लेकिन कंगन नहीं हो सकता, कंगन नहीं है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, नासिका, कंटक और परीक्षा। तद्भव शब्द हमें छांटना है, तो परीक्षा तद्भव शब्द है, परीक्षा पूरक हो जाएगा, कंटक का कांटा हो जाएगा, नासिका का नाक हो जाएगा, कान है वो तद्भव शब्द है। तद्भव और तत्सम पहचानने के लिए मैंने 8 नियम है वो करवा रखे हैं। आप पहले वीडियो है उसको जा करके आप देखें, आपको फिर ये इतने आसान लगेंगे। सिर्फ 8 नियम हमें याद करने हैं। एक भी प्रश्न उसके बाद तत्सम और तद्भव का गलत है वो नहीं होगा। अगला प्रश्न है, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, वाक्य का कर्तावाच्य कौन सा होगा? उसने 2 पत्र लिखे, वे 2 पत्र लिखे, वह 2 पत्र लिखता है, वह 2 पत्र लिखेगा। हमें कर्तावाच्य बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह 2 पत्र लिखेगा किस जगह? लिखता है, यह आएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में पद कितने
प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पद है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? पद है वो 5 प्रकार के होते हैं। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है? गर्मियों में रोज नहाया जाता है, मैं अब और नहीं लिख सकता, विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं या पढ़ रही है, बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अच्छा, बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही, ऊपर नीचे हो गया। तो हमें इसमें भाववाच्य है उसका चयन है वो करना है। तो रोज नहाया जाता है, इसके अंदर नहाया के अंदर भाव है वो हो रहा है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, अपादान कारक का विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती, तृतीय विभक्ति होती है, चतुर्थी होती है या पंचमी होती है? अपादान जो कारक है उसके साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है पूछा, तो उसके अंदर 5वीं विभक्ति प्रयुक्त होती है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस जगह एक सभा होने जा रही है, कौन सा प्रसर्ग लगा है? उस जगह करण, अधिकरण, संप्रदान या अपादान? उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो यह अधिकरण है मैं पर, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखा गया है क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान देखा गया हो, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल देखा गया हो तो संदिग्ध है, और देख भी लिया हो तो भूतकाल के अंदर चला जाएगा। संभाव्य भूतकाल के अंदर है वो जाएगा, और संदिग्ध है क्योंकि देखा गया हो, पता नहीं है कि क्या हो लेकिन देखा गया हो, तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु और पुस्तक। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र? निम्न में कौन सा शब्द हमें स्त्रीलिंग है ये हमें छांटना है, तो काव्य है इसके अंदर, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोमूत्र असाध्य रोगों के रेखांकित शब्द के संदर्भ में भी उपयोगी है, उपयुक्त कथन है, कारक है, क्रिया अव्यय है, समुच्चय बोधक है, तो यह भी है वो अव्यय शब्द है। क्या है? भी एक प्रकार का अव्यय शब्द है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग है वो हुआ है? राधा ऊपर नाचती है, अनीता राधा से मधुर संबंध है, से जुड़ा हुआ है, मधुर गाती है, राम बहुत तेज चल रहा है, मोहन आजकल ज्यादा बोलता है। संबंध सूचक की हम बात करते हैं तो संबंध सूचक है वो अनीता राधा से जुड़ा हुआ है और ये संबंधता का बोध करा रही है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, नौकर बीमार रहा, लड़का सोता रहा, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, साधु चोर निकला। साधु तो चोर निकला, हमें सकर्मक क्रिया है उसका उदाहरण हमें छांटना है, तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। वह दौड़कर चलता है वाक्य में क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, वह दौड़कर चलता है, नाम धातु सकर्मक, यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक कुछ भी है, गुणवाचक और सार्वनामिक, तो यह नहीं हो सकता। यहाँ पर संख्यावाचक होगा या गुणवाचक होगा क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यह परिमाणवाचक है उसके अंदर रखेंगे, क्योंकि कुछ भी कपड़े को हम बात करते हैं, पहनने के लिए कपड़ा उसको हम नाप तौल परिणाम के अंदर रखेंगे, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है कोई है, पता नहीं है कौन है, तो निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता या छोटा, क्या पूछा है, उन विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वो इसके अंदर नहीं है, तो छोटा है वो नहीं है, रुलाई है, अध्यापन है, सामाजिकता है, तो इसका चौथा ऑप्शन छोटा वाला है वो गलत है।
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, संज्ञा पदबंध बताने वाले वाक्य कौन सा है? संज्ञा पदबंध की हम बात करते हैं। कौन सा संज्ञा पदबंध वाक्य है? चांद से प्यारा मुखड़ा है, विशेषण है। घर से होकर जाऊंगा, क्रिया पदबंध है। देव वह मारा गया, सर्वनाम है। रात को पहरा देने वाला है, आ गया तो संज्ञा पदबंध हो गया। चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया। चारों ऑप्शन है मैंने बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी के नीचे होठ पूरी तरह काट दिया जाए, होठ पूरी तरह से काट दिया जाए, यानी नीचे का होठ, यह होठ है, यह हमारा होठ है, इसको नीचे से पूरी तरीके से काट दिया जाए तो कौन सी ध्वनि में कठिनाई होगी? अ, ब, ध या ख? तो कौन सी के अंदर होगी? ब। काट दिया जाए तो ब के अंदर है वो, उसके अंदर हमें कठिनाई महसूस होगी। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त का मतलब जिन्हें हम ताड़न जात भी कहते हैं। आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में, तो ड है इसके अंदर हो जाए। तीसरा ऑप्शन इसका अंदर उत्क्षिप्त सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? 118 जेनविलाइन, डेन्युक्विन, किशोरवर्ती, मोरल टॉर्पिडेट, नैतिक अक्षमता, सेक्शन अनुशासित, ऑब्लिगेटरी बाध्यकर, कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है, ये हमें पूछा है। तो ये पहला ऑप्शन है किशोरवर्ती वाला, ये सही नहीं है। पहले ही बता देता हूं कि गणित और इंग्लिश के अंदर हाथ है वो तंग है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिद्दड़ भाग गए, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति, यानी सिंह तलवार लेकर के नहीं उतर सकता, तो आदमी को सिंह यानी शेर बताया गया है, तो इसके अंदर लक्षण है उसके, तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति का सटीक अर्थ है? छठी का दूध याद होना गलत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है। चौबे गए छबे होने, दुबे बनकर आए, छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल। 1 मिनट, क्या पूछा? अयोग्य के हाथ में कोई वस्तु आ जाना, तो छुचुंदर गई, ये नहीं हो सकता। छुचुंदर के तेल में चमेली का तेल सिर में, ये होगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम में दो लाभ होना, एक ही काम के अंदर दो लाभ होना, यह वाला चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अकल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। आस्तीन का सांप है वो इसका कपटी मित्र है वो कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुहावरा है सावन हरे भादो न भादो सूखे, बाड़े का तट, एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है। चलो चलो भागो यहां से, अनुशासनहीनता राष्ट्र के लिए घातक है, काश वह जिंदा होता, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, हमें पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलो यहाँ से बिल्कुल से अनुशासनहीनता, लेकिन काश ये जो है ये काश यहाँ पर है वो आएगा, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है। वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, आसक्ति, उद्देश्य, वाक्य के गुण किस श्रेणी के अंदर है वो नहीं है, तो उद्देश्य की श्रेणी नहीं है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वाक्य है की से जुड़ा हुआ वाक्य, सरल वाक्य, की से जुड़ा हुआ वाक्य, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, तो यह मिश्र वाक्य है। चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्य रचना का सही क्रम है कर्ता क्रिया कर्ता कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें इसके अंदर हमें पूछा है कि अच्छा वाक्य का सही पूछा है तो कर्ता कर्म क्रिया हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है, मैंने यह काम नहीं, मुझे यह काम
कर लेना चाहिए, यह काम कर लेना, मैंने यह काम, इसके अंदर अशुद्धि है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए। उसने मुझे खाने को बुलाया। रविवार के दिन सभी जगह छुट्टी रहती। कौन सा वाक्य शुद्ध है यह हमें पूछा है। क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, रविवार और दिन नहीं, रविवार को छुट्टी रहती है। उसने मुझे खाने को बुलाया, उसने मुझे खाने पर बुलाया। मैं वहां पहुंचा ही था जबकि नहीं, मैं वहां पहुंचा ही था तब आप आ गए। मैं वहां पहुंचा ही था वैसे आप आ गए, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका चौथा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। हमें आशीर्वाद पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द की दृष्टि शुद्ध है? त्योहार गलत है। त्योहार है वो एक मात्रा इसके अंदर आएगी। त्योहार के अंदर है एक मात्रा आएगी। उत्तरदायित्व, तारतम्यता, जागृति। जागृति के अंदर जागृति, जागृति के अंदर ऐसे जागृति। तादात्म्य के अंदर उत्तरदायित्व। हमें किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध है यह हमें पूछा है। तो उत्तरदायित्व बिल्कुल सही है, लेकिन तादात्म्य के अंदर तय के ऊपर है, अधूरा तय हो रहेगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्दंत और तदित किसके भेद है? पद्य के, पदवंत के, क्रिया के, उपसर्ग के या प्रत्यय के? ये कर्दंत प्रत्यय तदित प्रत्यय है वो प्रत्यय के भेद होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक शब्द में लगा प्रत्यय को पहचाने। इक है, विक है, स्व है, इत है। स्वाभाविक इक प्रत्यय, इसके अंदर स्व प्लस भाव प्लस इक प्रत्यय हो जाएगा। स्वाभाविक है यानी पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? सौतेला, बाशिंदा, खिदमत, इंसानियत। खिदमत, बाशिंदा, सौतेला, इनमें से कौन सा प्रत्यय जिसके अंदर नहीं है? तो खिदमत के अंदर नहीं है और सभी के अंदर सौतेला, एला, बाशिंदा, इंदा, इंसानियत, इत प्रत्यय है। तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। प्रादे, प्रत्यय, गति, सच्चे। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रादे है पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। परिक्रमा के अंदर परिक्रमा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्र, प्रति, प्रा, प्री। प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौमासा शब्द में उपास है। चौमासा शब्द में समास है। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। चौमासा है उसके अंदर द्विगु समास है। चौमासा 4 महीनों का समूह है, अर्थात चौमासा द्विगु समास है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन करनी। घर बार, हरिशंकर, दिन दिन, धन्य धान्य। घर बार, इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का? घर और बाहर, हरि और शंकर, दिन और रात, धन्य और धान्य। धन्य या धान्य कौन सा है वो इसका सही नहीं, तो दिन या रात हो जाएगा। दिन दिन, दिन दिन। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महेश्वर्य में कौन सी संधि है? यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या वर्धी संधि है? तो महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य आई है तो वर्ध हो गया। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, वर्धी संधि। अगला प्रश्न है, परिधान का संधि विच्छेद है। पर प्लस अधीन, प्रा प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर घरा प्लस आधीन। प्राधीन का संधि विच्छेद है वो पूछा, पर प्लस अधीन हो जाएगा। प्राधीन ए और ए मिलकर के आ का निर्माण करेंगे, प्राधीन हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परामर्श का संधि विच्छेद है। परम प्लस अर्थ, परामर्श का परम, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, परमो, परमो प्लस अर्थ। तो परमार्थ का सही संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? अगर, अगर, आगे, धूप बत्ती, अंतर, अतर, इतर भेद, अनल, अनिल, हवा, अग्नि, तरणी, तरिणी, नाव और सूर्य। कौन सा सही अर्थ भेद है यह पूछा है। तो अगर का, आगे अगर का धूप बत्ती बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। अंतर का भेद होता है, इतर का गंध होता है, अनल, अग्नि, अनिल, हवा यानी उल्टे दे रखी हैं, इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त है। मरण में, उर्ण, उऋण, उत्तीर्ण या बाहरहीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, उऋण हो जाएगा, यानी उऋण का मतलब जिसने ऋण चुका दिया हो। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा खर्च करने वाला के लिए शब्द है अल्पव्यय, अल्पक्रिय, अल्पज्ञ, अमूल्य। थोड़ा खर्च करने वाला है अल्पव्यय, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें 47 से 50 तक है वो गद्यांश से प्रश्न है वो देने हैं। प्रश्न शुरू होता है, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। दो उपसर्गों का प्रयोग, कहीं कहीं ऐसा पूछा जा सकता है कि इन निम्न में से अधिक उपसर्गों का प्रयोग वाला विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें उनमें से एक का चयन करना पड़ता है। निर्माण, इसके अंदर निर है, निर्विरोध, नि प्लस निर, वी और दो उपसर्ग हैं, निरीक्षक, निर। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर निर और नि उपसर्ग दो हैं, नि और वी उपसर्ग हैं। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का, दानव एक जाति है, दानवता एक भाव है, बिल्कुल सही है। सर्व, सर्वज्ञ, चतुर, चतुराई, विशेषण, गाना और गान। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, दानव से दानवता। अगला प्रश्न है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मौलिक शब्द है मूल से मिलाकर बनाया गया, मूल जो किसी की नकल न हो, मूल में विश्वास करना, मूल की स्थापना। मौलिक का मतलब मूल जो किसी की नकल नहीं हो वह मौलिक होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आसपास शब्द में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। आसपास, आस या पास, द्वंद्व समास है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने इन्हें टोटल 150 प्रश्न है वो कर लिए। 6 नंबर का मॉडल पेपर हमारा हो गया। तो आप सभी साथियों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन, हिंदी ज्ञान जो पब्लिकेशन है उसको हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन चैनल को आप अधिक से अधिक है वो शेयर करें, लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और मैंने कहा कि जिस भी प्रश्न में आप डाउटफुल हो कमेंट करें। और अभी हम श्रृंखला एक और शुरू करने वाले हैं, हिंदी की, व्याकरण की और जीके की। आपको सप्ताह में एक दिन श्रृंखला मिलेगी, आपको 2 दिन टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक को आप करें। उसके बाद अपने प्रश्नों का मिलान करें कि कौन सा प्रश्न है हमारा गलत हो रहा है, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने प्रश्नों को लिख करके भेजें कि मेरे इतने प्रश्न हैं वो सर सही हो रहे हैं। और इनका स्तर अगर आपको सरल या कठिन है उसके हिसाब से हम प्रश्नों का लेवल है वो निर्धारित करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।